Hey everyone, good morning, all of you. Hope so you all are doing well. This side Sandeep from English Deep Classes, and our today's topic is the Lebanon Top second poem of 11th class. In my previous video, we have discussed first poem of 11th class named A Photograph written by Charlotte Olson, and now we have to move on the second poem of this book, and it is written by Ted Hughes. Before I start the stanzas, we have to discuss something about the poet of this poem, The Lebanon Top. Ted Hughes, by name of Edward J. Hughes, born August 17, 1930. 17 अगस्त 1930 को बेटा जन्म हुआ था एडवर्ड जे हग्स का, जिनका नेम क्या है, टेड हग्स। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, यॉर्कशायर इंग्लैंड के अंदर, और अक्टूबर 28, 1998 को लंदन के अंदर इनकी मौत हो गई थी। इंग्लिश पोइट है ये, हुज मोस्ट करेक्टरिस्टिक वर्स इज विदाउट सेंटिमेंटलिटी। जो एक ऐसे पोइट हुए हैं जिनकी खासियत क्या है, जिनके वर्स के करेक्टरिस्टिक क्या रहे हैं कि वो बिना किसी सेंटिमेंटलिटी के, बिना किसी भावुकता के वो लिखते हैं और एम्फेसाइज करते हैं, किस चीज़ पर प्रभाव डालते हैं, द कनिंग, बड़ी चालाकी की ओर, चालाकी को देखते हैं एक तो, एंड सेवेजरी ऑफ एनिमल लाइफ इन हर्स। तो एनिमल लाइफ को कैसे हर्स किया गया, कितनी निर्दयता से एनिमल लाइफ को दिखाया है इन्होंने। तो इनकी पोइट्री का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना स्टूडेंट्स, वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इनकी पोइट्री का ये रहा है कि इन्होंने बड़ी चालाकी से और सेवेजरी से, जंगलीपन से इन्होंने लिखा है। सम टाइम डिसजंक्टिव लाइन्स, और कई बार ये लाइनों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। तो लेबरनम टॉप, लेबरनम का मीनिंग होता है ए शोर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेज, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स। तो एक छोटा पेड़ होता है जिसकी ब्रांचें, जो जिसकी टहनियाँ है वो लटकी हुई होती है, और ये पेड़ कैसा होता है, इसके जो येलो है वो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स येलो मतलब पीले कलर के, पीले रंग के होते हैं, एंड पॉइजनस सीड्स, और जहरीले इसके बीज होते हैं। नाउ वी मूव टू introduction of the poem. The poem The Lebanon Top by Ted Hughes describe the mutual relation between a laburnum tree and a goldfish. तो इस पोइम की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या है, एक गोल्ड फिंच है, और गोल्ड फिंच गौरैया एक चिड़िया होती है जिसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। और म्यूचुअल रिलेशन किसका दिखाया गया है, जो टेड हग्स है वो डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं एक म्यूचुअल रिलेशन का, जो लेबरनम ट्री के बीच में और गोल्ड फिंच के बीच में है। बोथ ऑफ देम आर येलो इन कलर, और दोनों के दोनों पीले पीले रंग के हैं, ये कलर के अंदर येलो है दोनों के दोनों। द ट्री इज येलो बिकॉज ऑफ इट्स फ्लावर्स, और जो पेड़ है वो येलो क्यों है, क्योंकि उसके फूल जो है वो येलो कलर के हैं। एंड क्वाइट ब्यूटीफुल इन अपीयरेंस, और बड़ा ही सुंदर है देखने में। द लेबरनम ट्री इज ब्यूटीफुल, लार्ज बट क्वाइट साइलेंट एंड गेटिंग नेक्ड बिकॉज ऑफ विंटर, और विंटर की वजह से ये बिल्कुल नेक्ड हो गया है, क्योंकि बीज भी सारे नीचे गिर जाते हैं, पत्ते भी विंटर के अंदर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी ये देखने में क्या है, बड़ा सुंदर लगता है ये पेड़। अगर इस पेड़ की बात करें हम लेबरनम टॉप की। नाउ वी मूव टू फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम द लेबरनम टॉप इज साइलेंट। तो पहले स्टैंजा के अंदर जो पोइट है वो किस बात को बताते हैं कि भाई जो लेबरनम टॉप है ये बड़ा ही शांत था, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, येलो सितंबर सनलाइट, और सनलाइट गिर रही थी कौन से मंथ के अंदर, सितंबर मंथ के अंदर। तो सितंबर में विंटर होता है, और सारा का सारा पीला पड़ा हुआ था पेड़ के ऊपर, जो फ्लावर्स लगे हुए हैं, और जो दोपहर थी, आफ्टरनून था, वो भी पीला ही दिखाई दे रहा था सनलाइट की वजह से। A few leaves yellowing, all its seeds fallen. तो कुछ एक पत्ते जो है वो क्या हो चुके थे, कुछ एक जो पत्ते हैं वो बिल्कुल पीले हो चुके थे। ये दो पिक्चर मैंने आपको दिखाई है यहाँ पर। फर्स्ट पिक्चर के अंदर अगर बात करें तो फिर पीले हुए आपको दिखाई देते हैं फ्लावर्स, और जो सेकंड पिक्चर है उसके अंदर आपको दिखाई देते हैं जो सीड्स है वो नीचे गिर गए। तो ये इस फर्स्ट स्टैंजा के अंदर बताया। नाउ वी मूव टू एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा इन द अबव लाइन्स। अगर ऊपर की पंक्तियों की हम बात करें, द पोइट सेज दैट ही सॉ अ लेबरनम ट्री
whose leaves were yellow। तो एक लेबनम ट्री की बात करते हैं यहाँ पर, जो पोइट है, कवि है, वो लेबनम ट्री की बात कर रहे हैं और जिसके जो पत्ते हैं वो कैसे हो गए हैं, पीले पड़ गए हैं। द ट्री टॉप इज स्टिल एंड साइलेंट इन द डे टाइम ऑफ सितंबर मंथ। और सितंबर के महीने में जो ट्री का ऊपर का हिस्सा है, टॉप है जो, वो बड़ा ही स्थिर और शांत है, कोई भी वहाँ से नॉइस और कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। इट इज़ ऑटम सीजन, और ये कैसा सीजन है, ऑटम का सीजन आ गया है अब। एंड ऑटम सीजन एंड ऑल द सीड्स ऑफ द ट्री हैड फॉलन। और ऑटम सीजन पतझड़ ऋतु है, पतझड़ ऋतु की वजह से क्या हो रहा है, सारे के सारे जो अपने पत्ते हैं और जो सीड्स हैं वो नीचे गिरे हैं। द पोइट हैज़ यूज्ड द वर्ड येलो फॉर लीव्स एंड सनलाइट। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो सनलाइट है उसके लिए भी येलो वर्ड यूज होता है और ऑटम सीजन के लिए भी येलो वर्ड यूज किया जाता है। येलो सिंबलाइजेज साइलेंस, डेथ एंड ब्यूटी। तो जो येलो है वो किस किस चीज़ को चिन्हित करता है, सिंबलाइज किस किस चीज़ को करता है, साइलेंस को, डेथ को और ब्यूटी को। ही डिस्क्राइब्स द होल सीन ऑफ द ट्री विद दिस कलर। और सारे के सारे पेड़ का जो वर्णन किया गया है पोइट की ओर से वो इसी कलर के द्वारा किया गया है। चाहे साइलेंस को दिखाया हो, चाहे डेथ को दिखाया हो, चाहे ब्यूटी को दिखाया हो, चाहे लाइफ को दिखाया हो। और बेटा अगर बात करें हम, तो स्टूडेंट्स अगर देखोगे आप लोग तो यहाँ पर एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस का यूज किया गया है। तो ये स्टैंजा फर्स्ट था जिसके अंदर क्या बताया पोइट ने कि लेबरनम टॉप है, बड़ा साइलेंट है, और आफ्टरनून है कौन सी, सितंबर के महीने की, और सब कुछ येलो दिखाई दे रहा है, सनलाइट भी येलो है और जो पत्ते हैं वो भी येलो पीले कलर के दिखाई दे रहे हैं। और पीले कलर को किस किस चीज़ के लिए सिंबलाइज किया जाता है, साइलेंस के लिए, डेथ के लिए और ब्यूटी के लिए, तीनों चीज़ों के लिए दिखाया जाता है ये। और एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस का यूज हुआ है रिपीटिशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ 2 or more consecutive words। The instances of alliteration in the poem are the following। September sunlight, एक तो बेटा September sunlight जो है यहाँ पर यूज हुआ है alliteration का, और दूसरा कहाँ पर यूज हुआ है, दूसरा यूज हुआ है ट्री ट्रेम्बल्स। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने अब तक पढ़ा नहीं है, वो ट्री ट्रेम्बल्स आगे आएगा, उसके अंदर यूज किया गया है। सेकंड स्टैंजा की लास्ट लाइन के अंदर यूज किया गया इसका एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस का। तो फर्स्ट और सेकंड का इकट्ठा ही एक्सप्लेनेशन दे रखा था कि कौन से पोइटिक डिवाइस यूज हुए हैं। नाउ वी मूव टू सेकंड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। टिल द गोल्ड फिंच कम। अब गोल्ड फिंच कम्स विद ए ट्विचिंग चिरप। तो यहाँ पर बेटा मैंने साइड में आपको कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, इनको एक बार आप ध्यान से देख लेना। गोल्ड फिंच का मीनिंग क्या है, ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड्स विद येलो फीदर्स ऑन इट्स विंग्स। तो ये एक चिड़िया है, गुरैया है ये एक, जो क्या है, स्मॉल सिंगिंग बर्ड्स। ठीक है, बिल्कुल ये सिंगिंग बर्ड होता है, ये बोलता रहता है। जब ये बोलता है तो ऐसे लगता है कि ये गा रहा है। ऑन इट्स विंग्स, और येलो फीदर्स होते हैं, येलो कलर इसके ऊपर, इसके पंखों पर दिखाई देता है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, जब तक गोल्ड फिंच नहीं आई थी तब तक क्या था, तब तक पेड़ बड़ा ही स्टिल, शांत था, स्थिर था और साइलेंट था। विद अ ट्विचिंग चिरप, तो चिरप करते हुए, चिरपिंग क्या होता है, अ बर्ड मेकिंग रिपीटेड हाई पिच्ड साउंड। जो बर्ड है वो हाई पिच के अंदर जब आवाज़ें निकालता है तो उसको चिरपिंग कहते हैं। ए सडननेस, ए स्टार्टमेंट एट अ ब्रांच एंड देन स्लीक एज ए लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप। तो उसके बाद में यहाँ पर क्या बताया गया कि भाई जो गोल्ड फिंच है वो आती है क्या करते हुए, ट्विचिंग चिरप, आवाज़ निकालते हुए, गाते हुए आती है। ए सडननेस, अचानक से, ए स्टार्टमेंट एट ए ब्रांच एंड, एक ब्रांच के अंत पर क्या होता है, एकदम से वहाँ पर पहले बिल्कुल स्थिरता थी, मोशन में आ जाती है वो ब्रांच, आवाज़ वहाँ पर निकलने लगती है। देन स्लीक एज ए लिजार्ड, और लिजार्ड की भांति, जो एक छिपकली होती है उसकी भांति। एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, बिल्कुल तेज़ी से, एब्रप्ट का मीनिंग होता है तेज़ी से, रैपिड। तो तेज़ी से वो क्या करती है, एक लिजार्ड की भांति, बिल्कुल लिजार्ड क्या होती है, अपनी टारगेट को लेकर बिल्कुल चौकन्नी रहती है। तो ऐसे ही ये एकदम से चौकन्नी रहती है अपने टारगेट को देखकर। और शी एंटर्स द थिकनेस, और एकदम तेज़ी से अंदर की ओर चली जाती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और ऐसे लगता है कि एक मशीन स्टार्ट हो गई है। ऑफ chitterlings and a tremor of wings and trillings
द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। और उसके बाद में क्या होता है, ट्रिलिंग्स होता है टू प्रोड्यूस ए चिरपिंग साउंड है, और ट्रेम्बल्स होता है कांप जाना, टू शेक हिल जाना, थ्रिल्स होता है सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। तो वहाँ पर पेड़ के अंदर, जहाँ जिस पेड़ की बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टैंजा के अंदर बताया कि बड़ा शांत पेड़ था, ठीक है। सेकंड स्टैंजा के अंदर जैसे ही वो गोल्डफिंच एंट्री करती है, वहाँ पर आकर रुकती है, तो मोशन में आ जाता है पेड़, उसकी टहनियाँ मोशन में आ जाती है, और वो लिजार्ड एक छिपकली की भांति अंदर की ओर एंट्री करती है। और जब अंदर की ओर एंट्री करती है तो जैसे कि एक मशीन को हम स्टार्ट करते हैं, वैसे चिटलिंग्स आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है, चैटरिंग साउंड आने लग जाती है। क्योंकि वहाँ पर अंदर क्या था, उस गोल्डफिंच के बच्चे अंदर थे, और एक घोंसले के अंदर वो बच्चे बैठे हुए थे। तो वो अपनी माँ को आता हुआ देखकर, अपनी माँ को देखकर वो क्या करने लग जाते हैं, वो नॉइस करने लग जाते हैं। नाउ वी मूव टू थर्ड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। होप सो यू ऑल आर गेटिंग। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। तो ये क्या थी, ये अपनी फैमिली का इंजन थी। जैसे वो स्टार्ट हो गई थी ना, हमने कहा ना कि मशीन स्टार्ट हो गई थी, तो ये मशीन के अंदर इंजन होता है, वो इंजन स्टार्ट होता है, तो ये अपनी फैमिली का क्या है, इंजन है। शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड शोविंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क। उसके बाद में क्या दिखाया कि ये अपनी फैमिली का इंजन है, और ये क्या करती है, स्टॉक्स क्या होता है, टू ऐड फ्यूल टू द इंजन। इंजन के अंदर फ्यूल भरने का काम, मतलब अपने बच्चों से ये आकर मिलती है। फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और फिर ब्रांच के बाहर तक आती है। शोविंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और अपने फेस को दिखाती है। इस स्टैंजा के अंदर क्या बताया, फर्स्ट स्टैंजा के अंदर बिल्कुल शांत था पेड़। सेकंड स्टैंजा के अंदर जब वो आई गोल्डफिश, तो उसकी फैमिली वहाँ पर बैठी हुई थी घोंसले के अंदर, तो उसने आकर उनको कुछ फीड किया, और फीड करने के बाद जब वो जाती है, ये थर्ड स्टैंजा के अंदर बताया। एक्सप्लेनेशन थर्ड स्टैंजा की आप लोग देख लो। द लेबरनम ट्री एंड द गोल्डफिंच बर्ड इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। तो लेबरनम ट्री के साथ, गोल्डफिंच के साथ साथ लेबरनम ट्री भी इंजन है उनकी फैमिली का। सी प्रोवाइड्स फूड टू हर यंग वंस। तो अपने छोटों को वो क्या करती है, फूड प्रोवाइड करवाती है। जैसे इंजन के अंदर तेल डालने की बात हुई थी, शी स्टॉक्स इट फुल कर देती है वो अपने बच्चों को खिलाकर। एंड मूव्स टू द अदर ब्रांच एंड, और दूसरी ब्रांच के एंड तक आती है मूव कर। हर डार्क कलर्ड स्ट्रिप्ड फेस इज विजिबल। तो वहाँ से जब ब्रांच के अंदर से बाहर निकलेगी, तो बाकी तो फ्लावर्स हैं उनकी वजह से, और लीव्स हैं उनकी वजह से नहीं दिखाई देता, लेकिन जो उसका फेस है ना, वो विजिबल हो जाता है, वो वहाँ पर दिखाई देता है। विजिबल होने का मतलब होता है दिखाई देना। एज हर बॉडी इज येलो कलर्ड, क्योंकि उसकी बॉडी येलो कलर की थी और पेड़ भी येलो कलर का है, तो बॉडी तो हाइड्स बिहाइंड द येलो लीव्स ऑफ द ट्री, पीले पत्तों के पीछे छुप जाती है बॉडी तो, लेकिन जो उसके मुंह का जो भाग है, ये देखो, मैंने कहा था आपको पिक्चर दिखाऊंगा, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, गोल्ड फिंच की पिक्चर है। जैसे इसके चेहरे के ऊपर देखो, जो इसका चेहरा है, फोरहेड हम कह सकते हैं, वहाँ से ब्लैक है, ये तो दिखाई नहीं देती। और यहाँ पर बेटा अगर हम बात करते हैं कि पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज हुआ है, तो मेटाफर पोएटिक डिवाइस, एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। इनडायरेक्ट, डायरेक्टली कंपैरिजन ना किया जाए, इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए। जैसे कि ही इज लाइक अ लायन, वो एक लायन की तरह है। यहाँ पर मेटाफर नहीं है, यहाँ पर तो लायन की भांति उसको कंपेयर कर दिया गया। यहाँ पर तो डायरेक्टली कंपैरिजन है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है ही फॉट लाइक अ लायन, जैसे कि लायन लड़ाई करता है, शेर एक लड़ाई करता है, वैसे वो लड़ा। जनरली क्वालिटी इज कंपेयर्ड, क्वालिटी को कंपेयर किया जाए, ऐसे में मेटाफर होता है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, ठीक है। द नॉइस क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द बर्ड इज कंपेयर टू द मशीन्स नॉइस। यहाँ पर नॉइस के साथ, मशीन के नॉइस के साथ कंपेयर किया गया। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, यहाँ पर भी इस लाइन के अंदर भी मेटाफर पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। शोविंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, यहाँ पर भी पोएटिक डिवाइस मेटाफर का यूज हुआ है। नाउ वी मूव टू फोर्थ स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। देन विद इर की आवाज़ वियर्ड एंड स्ट्रेंज, बड़ी ही भद्दी और स्ट्रेंज विचित्र आवाज़ होती है। इर डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग, तो वहाँ पर क्या करते हुए, इर की आवाज़ करते हुए और विसल बजाते हुए वो निकल जाती है, ऐसी लॉन्ची जवे उड़ान भर देती है टुवर्ड्स द इन्फिनिट एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। तो वहाँ पर वो क्या करती है, डिमिनिशिस, एम्प्टी हो जाता है उस पेड़ पूरा का पूरा। सबसाइड्स का मीनिंग होता है डिमिनिश,
तो डिमिनिश हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, लाइक डेथ, ठीक है। तो वो उड़ जाती है वहाँ से टुवार्ड्स द इन्फिनिट स्काई, ठीक है, अनंत आकाश के अंदर उड़ जाती है वो goldfinch. Now we move to explanation of last stanza. After reaching the end of the branch, branch के अंत में आकर the bird makes a sweet chirping sound just like whispering and flies away towards the infinite sky. It again makes the laburnum tree silent and death-like. ये दोबारा से उसको डेथ के प्रति बना देता है। यहाँ पर आपको मैंने पहले स्टैंजा के अंदर, सेकंड स्टैंजा के अंदर जब हमने बात की थी तो हम लोगों ने वहाँ पर क्या देखा था कि किस किस से कंपेयर किया गया, साइलेंस से, डेथ से और ब्यूटी से कंपेयर किया गया। इसके क्वेश्चन आंसर को देख सकते हो आप। व्हाट लेबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है लेबरनम को। विच लोकल बर्ड इज लाइक द गोल्डफिंच, गोल्डफिंच की तरह लोकल वर्ड कौन सा दिखाई देता है। तो यहाँ पर इनके आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। अभी मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ इस पोएम को। पोएम का नाम है लेबरनम टॉप, रिटन बाय टेड हग्स। और टेड हग्स ने क्या किया, फर्स्ट स्टैंजा के अंदर लेबरनम टॉप बिल्कुल स्टिल साइलेंट बैठा हुआ था, बिल्कुल भी कोई भी आवाज़ नहीं हो रही थी। आफ्टरनून था, कौन सा आफ्टरनून, सितंबर का सनलाइट को और पेड़ के पत्तों को, दोनों को येलो दिखाया गया है। और सीड्स जो है वो बड़े इसके क्या थे, जहरीले थे। और अगर फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा की बात करें तो एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। थर्ड स्टैंजा की अगर हम बात करें तो थर्ड स्टैंजा के अंदर मेटाफर पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। और सेकंड स्टैंजा में अगर बात करें गोल्डफिंच आ जाती है और एकदम से वहाँ पर आवाज़ें होने लग जाती है क्योंकि उसके बच्चे बैठे हुए थे, वो अपने बच्चों को फीड करती है एक मशीन की तरह। उसको कंपेयर किया गया मशीन की बातें कि मशीन को जब हम स्टार्ट करते हैं तब जैसे आवाज़ आती है वैसे आवाज़ वहाँ आ रही थी पेड़ के ऊपर। और उसको इंजन बताया गया अपनी फैमिली का, क्योंकि वही अपनी फैमिली का गुजारा करती है। ये थर्ड स्टैंजा के अंदर बताया गया था। और फिर वो धीरे धीरे बाहर आती है। पहले उसको छिपकली से कंपेयर किया गया, वो वापस आती है अपने पेड़ की एक टहनी के एंड पर जब वो वापस आती है और फिर वहाँ से बड़ी ही डेलिकेट विशल चिरप करते हुए, बड़ी साउंड करते हुए, अच्छी चिरपिंग, स्वीट चिरपिंग करती है वो। और फिर उसके बाद में वहाँ से इन्फिनिट अनंत स्काई के अंदर, खुले आसमान के अंदर उड़ जाती है। और फिर से दोबारा से वो लेबरनम जो ट्री है वो फिर से डेथ की प्रति हो जाता है। और फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग। What do you notice about the beginning and the ending of the poem? And second question is, to what is the bird's movement compared? ध्यान से सुनो बेटा, to what is the bird's movement compared? किसके साथ कंपेयर किया गया? What is the basis for the comparison? और क्या बेसिस थे कंपैरिजन के? थर्ड क्वेश्चन इज, why is the image of the engine evoked by the poet? Why is the image of the engine evoked by the poet? फोर्थ क्वेश्चन है, what do you like most about the poem? फिफ्थ क्वेश्चन है, what does the phrase her bad face identity mask mean? ठीक है, तो ये आपकी पोएम थी जिसका नाम क्या है, द लेबरनम टॉप, रिटन बाय टेड हग्स। ठीक है, होप सो यू ऑल आर अंडरस्टैंड. Try to find out the answers of these questions. Thank you so much.